चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये जो मैट्रिसेस है ना, इसका प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस। कई सारी मैट्रिक्स मिला के बनता है, और इसका सिंगुलर जो फॉर्म है वो है मैट्रिक्स। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये आप जानते भी होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये जो मैट्रिक्स है या मैट्रिसेस हैं, ये कई जगह यूज़ होती हैं। तो पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इसका यूज़फुलनेस या एप्लीकेशन हमारे लिए क्या है। अब ये डिफरेंट फील्ड्स में भी यूज़ होती हैं। मैथमेटिक्स में तो यूज़ होती ही हैं, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ज्योमेट्री है, कई जगह ये यूज़ होने शुरू हो गई हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन में है, क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कोडिंग करके भेजते हैं। जब कम्युनिकेशन में कोड करके भेजते हैं, इससे कोई दूसरा उसको समझ ना पाए, उस कोडिंग में भी ये यूज़ होता है। तो बेसिकली मैं आपसे अगर बात करूं कि आपको डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहा हूं। लीनियर इक्वेशंस पहचानते हैं ना, थोड़ा इसका समझिएगा आप बात। जैसे लिखा है 2x + 3y = 5, 6x + 3y = 2, इसकी जगह कुछ और कर देते हैं 4। ये लीनियर इक्वेशन है, पहचानते हैं, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसको हम सॉल्व करने की बात करें तो सॉल्व करने का तरीका आपके पास है। दो वेरिएबल हैं इसके अंदर और दो इक्वेशंस हैं। दोनों को आप कई मेथड जानते हैं जिसकी मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी की जगह अगर हम 3 वेरिएबल लगा दें, इक्वेशन अगर हम लिख दें, ये लिखी 2x + 3y + 2z = 6 एंड 3x + 4y + 3z = 2। सपोज अब 3 इक्वेशन चाहिए कम से कम, 3 वेरिएबल हैं तो, और एक और हमने बना दी कोई, हमें नहीं मालूम कि हम ये करेक्ट बना रहे हैं कि नहीं करेक्ट, एक लिख दे रहे हैं लीनियर इक्वेशंस ये, और मैं आपसे बोलूं कि इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने में आप सॉल्व कर लेंगे इसको भी 3, लेकिन आपकी मेहनत इससे कहीं ज़्यादा लगेगी। इसमें जितने वेरिएबल होते हैं कम से कम उतनी क्वेश्चंस चाहिए होती हैं, है ना। अब इसी तरह अगर मैं लिख नहीं रहा हूं, 4 वेरिएबल यूज़ कर लें, x, y, z, 3 ये हो गए, और साथ में आप एक और यूज़ कर लीजिए p एज ए वेरिएबल, तो कितनी इक्वेशन चाहिए? 4 इक्वेशंस में बड़ी मेहनत खर्चा हो जाएगी आपकी। ये 3 लिखी चौथी में, है ना, और 4 की जगह मैं 10 का बना दूं, 10 वेरिएबल का, तो आप कहेंगे ये मुझसे नहीं होने वाला। 10 इक्वेशन और 10 वेरिएबल, बहुत बड़ी परेशानी, लगभग कर ही नहीं पाएंगे ऐसा। और कहीं मैं कहूँ कि होता तुम्हें तो 100 इक्वेशन की सॉल्व करना है, 100 वेरिएबल 100 इक्वेशन, कहेंगे सर पागल हो गए, कहेंगे ना कि ये कौन सी बात है भाई, पूरा जीवन निकालना है क्या इसमें। लेकिन इसको सॉल्व करने की एक टेक्निक बनाई गई कि कितने भी वेरिएबल हों, कितनी भी इक्वेशन हो, एक तरीका हम लोग बना लेते हैं, उस तरीके से हर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकेंगे, और उसी का एक सिस्टम बना लेंगे। तो कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग बना देंगे और कंप्यूटर में डाल देंगे, तो जो भी आप इक्वेशन डालेंगे, जो भी वेरिएबल, तुरंत आंसर बता देगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो सेट पैटर्न पे होती है ना। तो इस कई सारी बड़ी बड़ी साइमल्टेनियस इक्वेशंस जिसमें बहुत वेरिएबल होते हैं, उनको सॉल्व करने की जो टेक्निक बनाई गई, उसे ही समझ लीजिए मैट्रिक्स बनाई गई, मैट्रिक्स की मदद से उसको सॉल्व करते थे। तो मैट्रिक्स का जो इजाद है, मोटे तौर पे आप कह सकते हैं, यही अटेम्प्ट था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अब ये जब बन गया ना, तो इसका कई जगह यूज होने लगा, क्योंकि ये मल्टीफोल्ड हो गया। इकोनॉमिक्स में होने लगा, बिजनेस में होने लगा, क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहा हूँ, और भी बहुत जगह इसका यूज होने लगा, है ना। अब ये तो समझ में आता है कि मैट्रिक्स क्या कर रही है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड दे रही है, और ये मेथड हमको सीखना है। इसमें 6 नंबर का सवाल बोर्ड में आता है अक्सर, ठीक है। अब जब ये बात हम लोग सीख लिए हैं, तो अब दूसरी बात ये कि आखिर ये मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होती है, ये 3 वर्ड मैंने लिखे हैं। मैट्रिक्स क्या है? एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है। क्या मतलब है इसका? ऑर्डर्ड का मतलब एक सेट पैटर्न में रखा गया है। एरे का हिंदी मतलब होता है सारणी में रखना, मतलब एक प्लेसमेंट किया गया है।
रेक्टेंगुलर का मतलब हिंदी में होता है आयताकार, रेक्टेंगल जानते हैं आप, है ना। तो अगर किसी भी नंबर्स को, किसी भी चीज़ों को हम रेक्टेंगुलर अरे में ऑर्डर्ड में अरेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैट्रिक्स क्या है, एक प्लेसमेंट है, बस एक व्यवस्थित की गई चीज़ है बस। इस मैट्रिक्स की कोई मैट्रिक्स हम बनाएंगे, कैसे शो करते हैं मैट्रिक्स हम लोग ऐसे शो करते हैं नॉर्मली इस ब्रैकेट में, बाकी इसमें प्लेस करते हैं एलिमेंट्स, वो मैं भी लिखता हूं। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकलती, इसकी कोई वैल्यू नहीं है कि इसकी वैल्यू आ जाए 2, इसकी नहीं निकलेगी। इसके बाद वाला जो चैप्टर डिटर्मिनेंट, उसकी वैल्यू निकलती। तो साइंटिस्टों को बड़ा मन था कि इसकी वैल्यू निकालें, तो उन्होंने एक और तरीका बता दिया डिटर्मिनेंट, जिसकी वैल्यू आगे निकाली जाएगी, जिसकी मदद से बहुत कुछ हम लोग करेंगे भी। तो ये हमारा क्या है, ये सिंपली एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे है, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट समझ रहे हैं ना, इसको रख के अरेंज कर दिया, दैट इज मैट्रिक्स। और उस अरेंजमेंट के कुछ हम लोगों ने धीरे धीरे आगे देखे कि उसमें ऐसी ऐसी रूल्स बना दिए, ऐसी ऐसी चीज़ें करें तो बड़ी काम की बातें बताने लगता है वो। जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने लगता है, ऐसे प्रोसेस को यूज़ किया जाए, और उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं आगे। ठीक, अब बात करते हैं, ये इंट्रोडक्शन हम समझ गए कि इसका ज़रूरत या फ़ायदा क्या मिलने वाला है, और मैट्रिक्स है क्या, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। इस फॉर्मेट में इसको दिखाया जाता है। अब इस फॉर्मेट में दिखाने में हम नॉर्मली कैपिटल लेटर यूज करते हैं किसी मैट्रिक्स को शो करने में, और स्मॉल लेटर यूज करते हैं उसके एलिमेंट्स को शो करने के लिए। इसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं, जैसे लिखा A11, 12, 13, और करते करते कहां तक चले गए, AN 1N तक। यहां आ गया 2, 1, 2, 2, 2, 3, और ये चले गए हम लोग 2N तक। ये जो लिख रहे हैं A11, ये इसका एलिमेंट कहलाता है मैट्रिक्स का, ठीक है। और अगर कहीं AIJ लिखा है तो I का मतलब है रो, और J का मतलब है कॉलम। जैसे लिखा है A12, तो A12 का मतलब क्या समझे, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम में। रो कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल वाली रो कहलाती है, ये रो है, रो 1। अभी जो भी रो पढ़ रही हो, इसके बाद लास्ट रो, अगर मान लीजिए M रोज हैं तो लास्ट वाली कौन सी कहलाएगी, RM रो। ये क्या पढ़े हमारे पास, ये कॉलम पढ़े, ये कॉलम नंबर 1, इधर जगह नहीं है तो ऐसे बना दिया, कॉलम नंबर 2, और लास्ट वाला कौन सा कॉलम दिखा, कॉलम नंबर N, ठीक है। तो अगर ये हमारे अंदर, इसके अंदर N क्या हो गया, इसके कॉलम्स, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और N कॉलम्स, और रोज कितनी ले लेते हैं, M। तो इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे तो लास्ट में क्या बनेगा, M रोज है ना, AM1, AM2, और ऐसे करते करते लास्ट में मिलेगा AMN, ठीक है। इस एलिमेंट में कौन सा, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। और इसका ऑर्डर क्या होता है इस मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर हम बोलते हैं M/N। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जितनी वैल्यू आएगी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने वाले हैं, Mn इस मैट्रिक्स में, यानी A मैट्रिक्स में जितने हैं, और M/N इसका ऑर्डर है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम लोग लिखा करते हैं, और ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो ये चीज़ आपकी बनी मैट्रिक्स की शुरुआत, जिसे आप मैट्रिक्स फॉर्मेशन आप बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था कि मैट्रिक्स क्या होती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि मैट्रिक्स है ये, और इस मैट्रिक्स को लिखने का ये तरीका है, इस तरीके को हमें पहचान लेना होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ ये बातें आएंगी ना, फटाफट दिमाग में आना चाहिए, और इसका ऑर्डर पहचानना आना चाहिए।
क्योंकि ऑर्डर बड़े काम का होगा, इस ऑर्डर से बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। तो ये मैट्रिक्स का एक फॉर्मेट और उसकी कहानी। तो मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे, एक अरेंजमेंट है मैट्रिक्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसी अरेंजमेंट को हम बनाते चले जाएंगे, रो कॉलम, और लिखने का तरीका ये। हम लोग शॉर्ट में जो लिखते हैं मैट्रिक्स को, वो लिखते हैं ए इज इक्वल टू, ये मैं बता दूं वैसे तो आप समझ चुके हैं, इस पूरी मैट्रिक्स को इतना बड़ा ना लिखना पड़े, इसके लिए शॉर्ट तरीका है, ब्रैकेट में डाल देते हैं ए आई जे और इसके साथ यहाँ ऑर्डर लिख देते हैं। तो ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, यही मैट्रिक्स है जो बनाई है मैंने, है ना। ए आई जे डाला और एम क्रॉस एन लिख दिया, यानी इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये पूरी बड़ी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये शॉर्ट तरीका है इस मैट्रिक्स को लिखने का, ठीक। तो इस तरीके से मैट्रिक्स आप रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एग्जाम्पल बोला हुआ है, किताब में मत पढ़िएगा वरना करने का सेंस खत्म हो जाएगा। अगर किसी में मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं, इसमें लिखा हुआ है, तो 8 एलिमेंट्स की जगह हम लोग चेंज करके कितने एलिमेंट कर देते हैं? 12। तो अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 12 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? ये मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं बताइए? 1 क्रॉस 12, ठीक है। 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2, 12 क्रॉस 1, 1 2 3 4 5 6 इसके डिफरेंट ऑर्डर्स निकल रहे हैं। क्या ये सही बोल रही है? सही बोल रही है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए? 12 एलिमेंट। तो 12 के फैक्टरी बनाने हैं हमको, और वो भी 1 2 3 4 में बनाने हैं। निगेटिव नंबर तो रखते नहीं इसमें, फ्रैक्शन रहता नहीं, ऑर्डर है। तो 1 × 12, इसको बढ़ाया इसको घटाया, यही तो करेंगे। फिर इसको 1 बढ़ाया इसको और घटाना पड़ा। अब ये बन गया तो 4 × 3 और 6 × 2 ये, इस तरीके से ये इसका क्या बन गया? ऑर्डर। कितने डिफरेंट ऑर्डर्स। तो ये क्या सवाल था कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट हैं, कितने तरह के ऑर्डर्स हो सकते हैं? तो कितने तरह के ऑर्डर्स हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 डिफरेंट ऑर्डर्स इसके हो सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में? अगला एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। उसमें बोला है कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स। Construct a 3/2 matrix whose elements are given by Aij is equal to 1/2 I minus 3j। ये फॉर्मेट है। अब कुछ नहीं करना, देखिए ये बहुत आसान सी बात। क्या आसान सी बात? हमें ये मालूम है कि 3/2 इसका ऑर्डर है। तो श्वेता इसमें कितने रो हैं और कितने एलिमेंट हैं? एलिमेंट कितने हैं? 6 एलिमेंट। पहला वाला रो, दूसरा वाला कॉलम, बना लिया डब्बा। 3 रो, 1 2 3 रो, कितने कॉलम? 2 कॉलम। यहां पे फिट करना अपने को, यानी एलिमेंट क्या मिलेंगे? A11, A12, A21, A31, A22, A32। ये एलिमेंट हमें डिफाइन पकड़ने हैं हमको। अब वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए। A11 कैसे निकलेगा? I और J की वैल्यू 1। तो A11 कैसे निकला? 1/2 मॉडुलस के अंदर 1 1, 1 - 3 × 1, 1/2 - 2। आती बात समझ में? यहाँ मॉडुलस का -2 है तो -2 1 हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। आई बात समझ में? अब बाकी फीड कराइए, बाकी मैं नहीं निकालने वाला। तो पहला वाला आ गया 1, दूसरे में पुट किया 1 और 2, यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये -6 और 1, तो -5 यानी 5/2 आ गया, क्योंकि मॉडुलस में तो प्लस ही कर देना है ना श्वेता? इधर बताइए फटाफट। 1/2 बताती हैं। 2 1,
माइनस नहीं आएगा मॉडुलस है। अगले में चले गए हम लोग 2 2 में 2 और 2 रखा, कितना आया 2। फिर लास्ट वाला बताइए फटाफट, A31 3 और 1 रखा 0, इधर 3 2 3 रखा 2 3/2। ये मैट्रिक्स हमारी बनती है, ये हमने इस डब्बे को भर डाला। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। तो 1 1/2 0, 5/2 2, 3/2 ये करेक्ट आ गया। और इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। तो दोनों सवाल इंपॉर्टेंट हैं, एक एक नंबर में कभी भी आ सकते हैं। ये सवाल भी काफ़ी बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जाता है। ये सवाल कहने का मतलब है इस तरह का सवाल, डिट्टो आ जाए इसकी गारंटी नहीं होती, ऐसे सवाल आते रहते हैं। ठीक, और घुमा के ये पूछ लेंगे तो ये भी आप कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कितने तरह की मैट्रिक्स होंगी। तो एक इस तरह का बॉक्स समझ लीजिए, इसे क्या बोलेंगे आप, केवल खड़ा खड़ा, बिल्कुल सही। एक केवल बेड़ा हॉरिजॉन्टल मतलब, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई, कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई, जिसमें पहला एक कॉलम हो और कई सारी रो हो। तो उसको आप क्या कह सकते हैं, जिसका ऑर्डर कैसा हो, A इज इक्वल टू AIJ, ये डेफिनेशन है इसकी, M×1। इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही डेफिनेशन रहती है। AIJ ऑर्डर लिखा है M×1, यानी M रोज हो सकती हैं, कॉलम एक रहेगा। और अब आप ये बताओ, इसका ये रो मैट्रिक्स आपने बताई थी, तो इस रो मैट्रिक्स में जो यहाँ एलिमेंट भरेंगे आप, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, A इज इक्वल टू AIJ 1×n लिख देते हैं, n इसके वो हो जाएंगे, एक रो और कॉलम कई सारे n। तो ये डेफिनेशन आपको दिमाग में रहनी चाहिए, फोटो से बात पकड़ में आती है, ये फायदा हमको मिलता है। अब एक बड़ी स्पेशल इसमें बात आएगी जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसा मैं मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा था, इसके ऑर्डर के बारे में, नॉर्मली हम लोग M×n लिखते हैं, लेकिन अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई, ये तो रेक्टेंगुलर था, तो क्या होगा, m और n बराबर हो जाएंगे। स्क्वायर में तो ऐसा ही हो जाएगा ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी होगी, A इज इक्वल टू AIJ, और इसका क्रॉस लेना हो तो M/m लिख देंगे या n/n लिख देंगे। आती बात समझ में। कभी कभी स्क्वायर मैट्रिक्स में हम जब इसका ऑर्डर बोलते हैं ना, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, ध्यान दीजिएगा, ये कहीं लिखा हो, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, बस छोड़ दिया लिख के। तो इससे क्या समझ लेना है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है m/m की, ये इसका ये मतलब हो जाएगा। यहां पे पूरा सेंटेंस नहीं बोला है, असल में क्या बोलना चाहिए, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/m, है ना, लेकिन नहीं बोला, केवल इतना बोल दिया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो इससे क्या समझ लेंगे कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर m/m है। m/m का मतलब क्या होता है, जिसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं, जितने रो हैं उतने ही कॉलम है, 2 2 4 5, 2 2 4 5। तो इसका क्या बन जाएगा, 5/5, जितने रो उतने ही कॉलम। और डेफिनेशन पकड़ना होगा, इस डेफिनेशन को हम पकड़ते चलेंगे, ठीक है, इस डेफिनेशन को नहीं भूलेंगे। अब ये डेफिनेशन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बड़ी स्पेशल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर कई मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक। और जो डिटरमिनेंट पढ़ेंगे इसके बाद का चैप्टर, वो क्या हो जाएगा, इसी स्क्वायर मैट्रिक्स से निकला हुआ पार्ट है, एज ए स्पेशल केस। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, 2/2, 3/3, 4/4। 4/4 कोर्स में नहीं है, 3/3 तक कोर्स में है। कभी भी 3/2 डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा आपको। डिटरमिनेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ना भी बोले तो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बात समझ में आती है ना। अब इसके स्क्वायर मैट्रिक्स के और फॉर्म समझिए। देखिए इसके अंदर, अब इस बात को मैं हटाता हूं, बाकी बातें लिखता हूं।
अब देखिए ये हमने एक मैट्रिक्स लिखी है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें क्या हमें तब्दीली होनी चाहिए? अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी है तो क्या चीज इसमें सही नहीं लिखी है? सेम होना चाहिए, यानी अगर n है तो यहां भी हमारा क्या होना चाहिए? n होना चाहिए, है ना, तब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। पहली वाली स्क्वायर नहीं थी, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो पोर्शन होता है ये, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, इस प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन क्या बनी? इस प्रिंसिपल डायगोनल की डेफिनेशन बन गई कि वो एलिमेंट ए आई जे जहां पर आई और जे दोनों बराबर हों, ए आई आई, ठीक है, और जो भी 1 1 चल रहा है तो ये 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, ए आई आई हमारा बनना चाहिए, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल हमारा किस फॉर्मेट का मिलेगा? ए आई आई का फॉर्मेट का मिलेगा। अब प्रिंसिपल डायगोनल के बाद ये जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला, ये ट्रायंगल नुमा दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगल। इसे हम बोलते हैं अपर ट्रायंगल। क्या विशेषता है इसमें? इसमें जो पीछे वाला टर्म है, वो पीछे वाला टर्म यानी 1 2 में 2, 1 3 में 3, वो पहले वाले टर्म से बड़ा है। यहां जब चलेंगे तो क्या मिलेगा? 2,3। दिख पा रही है बात? यानी अगर हम लिखें इस अपर ट्रायंगल के लिए ए आई जे जो हमारा होगा, समझ पा रहे हैं? ए आई जे में ये अपर ट्रायंगल कब बनेगा? जब हमारा जे आई इज लेस देन जे। आई का मतलब 1, यहां भी 1, इसमें 2 आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मेट है? अपर ट्रायंगल का फॉर्मेट। बात समझ में आ रही है? इसी का उल्टा कर दो लोअर ट्रायंगल। ये इस लोअर ट्रायंगल की क्या विशेषता है? पहले वाला टर्म बड़ा है ना, A21, इसके नीचे आओगे A31, इसके बाजू में आओगे तो A32। सही बोल रहा हूं? इस तरीके से। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? ए आई जे अगर लिखा है तो आई की वैल्यू जे से बड़ी होगी। ये है लोअर ट्रायंगल का सिस्टम। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर स्क्वायर नहीं होगी तो प्रिंसिपल डायगोनल मिल ही नहीं पाएगा। रेक्टेंगल में डायगोनल नहीं बना पाएंगे, वो डायगोनल अजीब टाइप बनेगा, ये नहीं निकल पाएगा, M क्रॉस M नहीं आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये अपर ट्रायंगल और ये लोअर ट्रायंगल, ठीक। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम लोग और बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा सारे टर्म जीरो होते हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये तो होगा टर्म कोई ना कोई इसमें, और बाकी सारे टर्म जीरो होंगे, ठीक। तो ये इसकी वैल्यू क्या, किस तरह का फॉर्मेट बनेगा? यहां पे कुछ भी आ जाए 1 2 3 या जो भी आना है, बाकी टर्म कैसे चाहिए होंगे? जीरो। अब इसको डेफिनेशन में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, अगर हमने लिखा कि B एक मैट्रिक्स है, बी आई जे, क्योंकि अच्छा इसको ये स्क्वायर होगी तो ही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर नहीं होगी तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात नहीं उठेगी। तो इसमें अगर ये M बाई M का मतलब क्या है? ये फर्स्टली स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि अक्सर भूल जाते हैं आप लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, उसके बाद डायगोनल बनने के लिए क्या चाहिए हमें? हमेशा बी आई जे की वैल्यू जीरो चाहिए। कब? जब हमारा
आई जे बराबर ना हो। आई जे बराबर नहीं होगा तो इधर का मिलेगा, तो आई जे बराबर होता है। ठीक, तो अगर आई जे बराबर नहीं है तो हमेशा बी आई जे की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो ये क्या बन गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स, और ये इसकी डेफिनेशन बन गई। इसको दिमाग में रखिएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दिमाग में पूरा फेविकोल से चिपकाने के लिए। क्लियर है ये? ठीक, अब अगली मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये अगली आ गई स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में होगा कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, इक्वल। जो भी एलिमेंट आएगा तो उसे बोल देंगे स्केलर मैट्रिक्स। यानी अगर यही मैट्रिक्स ले रखे हैं तो बी आई जे की वैल्यू होगी 0 जब i इज नॉट इक्वल टू जे रहे, ये तो होना ही होना चाहिए डायगोनल मैट्रिक्स में। और साथ में जो बी आई जे है उसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट होगी जब i इज इक्वल टू जे होगा। मतलब किस तरह की मैट्रिक्स दिखेगी, सपोज करिए 2 2 2 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके। ठीक, तो ये i इज इक्वल टू जे चलेगा, तो ये क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी ही चाहिए। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के स्केलर मैट्रिक्स नहीं बनेगी। अब इसके बाद एक मैट्रिक्स और आएगी जिसे बोलते हैं आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो बहुत काम की है, बहुत इस्तेमाल होगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट हैं ये सारे 1 1 1 हो जाएंगे। 3 फॉर्मेट पढ़े ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का ही पार्ट पढ़ा हमने डायगोनल मैट्रिक्स कि डायगोनल में एलिमेंट है लेकिन कुछ भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा स्केलर, जो एलिमेंट है सारे सेम है तो स्क्वायर ही। फिर हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी जिसके अंदर 1 1 1 रहेगा। तो एक और मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग जिसे बोलोगे आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जैसा मैंने आपको बताया उसकी फोटो कैसे बनने वाली है, उसकी फोटो ऐसे बनने वाली है 1 1 1 एग्जाम्पल के तौर पर। और ये आपकी क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो साहब एग्जाम्पल है लेकिन इसकी डेफिनेशन भी लिखनी जरूरी है, क्योंकि डेफिनेशन से ही तो पकड़ेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन में क्या होना चाहिए, ये दोनों बातें तो होनी ही चाहिए, लेकिन यहां पर क्या कर देना चाहिए हमको, अमित 1। वेरी गुड। यानी अगर कोई मैट्रिक्स है बी जिसे बी आई जे लिख रहे हैं और ये m क्रॉस m की है, तो ये मैट्रिक्स डिफाइन किया आपने। उसके बाद 2 ये कंडीशन कि बी आई जे की वैल्यू होगी 0 जब i इज नॉट इक्वल टू j, तो ये बाजू वाले सब 0 हो गए। और बी आई जे की वैल्यू होगी 1 जब i बराबर j होगा। तो ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको दिमाग में रखा जाएगा, ये बहुत इस्तेमाल होने वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद एक जीरो मैट्रिक्स होती है, नल मैट्रिक्स बोलते हैं, उसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं होता। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है, हाँ होना है। तो ये तीनों में, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स वाली बात याद रखिएगा। हमारी जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो सब की सब कैसी मैट्रिक्स होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी उसका रो कॉलम बराबर होगा। ये दिमाग में रखना है। तो 4 चीजें हम लोग स्क्वायर में पढ़े, एक तो स्क्वायर नॉर्मल m/m, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रिंसिपल डायगोनल समझा, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल समझा। फिर हम चले गए डायगोनल मैट्रिक्स में। तो डायगोनल मैट्रिक्स में बोला कोई भी गिनतियां मिल जाए प्रिंसिपल डायगोनल में, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर स्केलर में पहुंच गए, जो गिनतियां प्रिंसिपल डायगोनल में मिल रही हैं सबकी सब बराबर चाहिए, और उसके बाद 1 1 1 चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है तो क्या जवाब आएगा आपका, नो। क्यों, होती है, सेम तो है ही। यहां ये थोड़ी लिखा कि i 1 के बराबर k 1 के बराबर ना हो, डेफिनेशन में कहीं भी नहीं लिखा। तो अगर आपसे बोले कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप कहेंगे यस। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या एक स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स है, आप कहेंगे यस। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या एक स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स है, कहेंगे नो, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 अलग अलग है। ठीक, सेम की बात नहीं कही जा रही है, केवल बात की गई कि bij बाकी 0 हो, बाकी कोई भी एलिमेंट यहां चलेंगे।
तो कोई चलेंगे तो ये भी चलेगा भाई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, कहीं नहीं लिखा वन होना मना है, ठीक है ना। तो पहली वाली बात नहीं माननी, ये समझना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। आ रही बात समझ में? ये क्योंकि इस डेफिनेशन में कहीं ये मेंशन नहीं किया गया है कि तीनों बराबर नहीं हो सकते। तो ये एक इसका स्पेशल केस, ये भी इसका स्पेशल केस, ये भी इसका स्पेशल केस। बात क्लैरिटी में आई? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पकड़ के रखना है। और बात कर रहे थे नल मैट्रिक्स की। जीरो मैट्रिक्स को या नल मैट्रिक्स को हम लोग इस ओ से दिखाएंगे या जीरो बोलेंगे, ठीक है, इस मैट्रिक्स से दिखाएंगे। और इसका ऑर्डर जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जाएगी उससे पकड़ लेंगे हम लोग। जैसे यहां इसका ऑर्डर कितना है, 1/1, यहां ऑर्डर क्या है, 2/3। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही होगी उस कॉन्टेक्स्ट से नल मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग पकड़ लिया करेंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। अब थोड़ी बात और आगे बढ़ा लेते हैं और उसमें देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं। देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स या दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दो चीज़ें होना मस्ट है। क्या दो चीज़ें? पहली कि वो सेम ऑर्डर की हों। देखिए ए मैट्रिक्स को डिनोट किया ना, ए इक्वल टू आई क्रॉस जे, ठीक। इसका ऑर्डर आप डिनोट कर दीजिए, करना चाहिए तो। अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे एम क्रॉस क्या लिखें, एन, तो इसका क्या लिखना पड़ेगा, सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इनका इसलिए यहाँ पे ऑर्डर मेंशन नहीं किया है, कंडीशन में लिख दिया है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होने को हैं तो उनका ऑर्डर सेम होगा और साथ में हर एलिमेंट सेम होगा। जैसे हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 1 2 3 4 और एक अगली मैट्रिक्स लिखते हैं ABCDEF, तो श्वेता क्या ये ठीक है? क्यों? ऑर्डर ही सेम नहीं है। इसका ऑर्डर था 2/2 और इसका ऑर्डर कितना है 2/3, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, ऑर्डर गड़बड़ है। अब बात हम करते हैं दूसरे की, 1 2 3 4 5 6 ABCDEF, ठीक है। अब अगर हम पूछें कि इसमें ई की वैल्यू बताओ, ई की वैल्यू 5, देखिए इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 2/3, पहली कंडीशन फुलफिल, सेम ऑर्डर, और हर एलिमेंट बराबर होना चाहिए। IJ का मतलब जो भी वैल्यू रखें, जैसे रखा A11 IJ1 तो B11 के बराबर हो, 1 2 रखा तो B12 के बराबर हो। A11 मतलब क्या हुआ, ये, B11 मतलब हुआ ये दोनों बराबर, यानी A बराबर 1 होना चाहिए। इसी तरह रखा A12 हुआ ये और ये 1 2 हुआ B, यानी B की वैल्यू 2 के बराबर। इसी तरह C की वैल्यू 3 के बराबर, D की 4, E की 5 और F की 6, हर एलिमेंट बराबर होगा तो हम बोलेंगे ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है या दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक। अब ये एक्सरसाइज आ जाती है 3.1, आसान सी, इसमें से एक आधा सवाल मैं करके दिखाता हूँ, बाकी आप करिएगा और जो सवाल ना निकले उसे आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, पिछली बार क्वेश्चन लिखने में काफ़ी वक्त ज़्यादा था तो वो नहीं लिखेंगे हम लोग, किताबें आपके पास ही हैं। ये एक्सरसाइज 3.1 है। तो बोल रहे इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। एनीवे, तो 24 एलिमेंट्स में बोल रहा है क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, तो ये हम लोगों ने भी किया था। तो शुरुआत करते हैं किससे, कितने तरह के ऑर्डर हो सकते हैं, 1 × 1/24, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24 एलिमेंट के बराबर। फिर इसको बढ़ाएं 2 और इधर कितना करना पड़ेगा, ये 24 आना ही आना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा होगा, चलेगा ना। उसके बाद यहाँ कर देते हैं 3, फिर हमको 24 चाहिए तो यहाँ कितना आएगा 8, फिर यहाँ कर दिया 4, यहाँ लाना है 24 तो यहाँ कितना होगा 6। अब यहाँ करते हैं अगर हम 5 तो ये 24 आएगा ही नहीं, तो वो ऑर्डर हो ही नहीं सकता। मान लीजिए आप सीढ़ी चलते चलते 5 पहुँच गए, अब ये आपने कहा डालो तो फ्रैक्शन लगाना पड़ जाएगा, फ्रैक्शन में ऑर्डर नहीं होता इसलिए ये ऑर्डर नहीं चलेगा। अगला ले लें 6 चलेगा जी, चलेगा।
6 इंटू 24 तो 4 हो जाएगा। 6 के बाद 7 नहीं, फैक्टर थोड़ी है वो, फिर गड़बड़ हो जाएगा। 8 चलेगा, 8 इंटू 3 24 हो गया। 9 फिर नहीं चलेगा, 10 फिर नहीं चलेगा, 11 फिर नहीं चलेगा, 12 चलेगा। 12 इंटू 2 24, 13 नहीं चलेगा, 14 नहीं चलेगा, फिर कौन सा आएगा उसके बाद? 24 आएगा सीधे। 24 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। और कोई फैक्टर इसके बनते नहीं दिखते। बेसिकली क्या कर रहे हैं, 24 के 2 फैक्टर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसको आपको बनाना, आप समझ पाए होंगे मेरी बात। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के इसके ऑर्डर्स हो सकते हैं। इस तरह बनाते जाइए आप ऑर्डर। बात क्लियर हुई है कैसे बन रहा है ऑर्डर? बना पाएंगे? कोई सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी किया है हम लोगों ने, एग्जाम्पल वाला लगाया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। ये आपके यहाँ ना बोर्ड में 1 नंबर में आता है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। जैसे यहाँ पे लिखा है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, x प्लस वाई फिर 2 5 प्लस जेड और ये वैल्यू है एक्स वाई इज इक्वल टू 6 5 2 8। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। ये बोर्ड में 1 नंबर में सवाल आते हैं ये। अब इसको क्या करेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। इसका भी ऑर्डर 2/2। पहली कंडीशन फुलफिल, हर एलिमेंट बराबर होना चाहिए, यानी x बराबर, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का फंडा लगा रहे। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? 6। 2 तो 2 के बराबर ही है। ये 5 प्लस जेड था, जेड है 2 है, क्या है? जेड है। तो 5 प्लस जेड की वैल्यू 5 के बराबर है। और दूसरी हो गई एक्स वाई की वैल्यू 8 के बराबर। ये हमें मिल गई इक्वेशंस। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो यहां से जेड सीधे आ गया 0, ये तो आप जान ही रहे। और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई निकालना है। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो कैसे निकालेंगे इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं या आइडेंटिटी भी लगाते थे हम लोग, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई वाली कुछ भी लगा सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा हो। तो x लिखा, y की जगह सब्स्टिट्यूशन जो आपने बोला तो आ गया 8/x बराबर 6। यहां पर क्वाड्रेटिक बन गई, x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या फैक्टर होते हैं इसके? 4 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स ले लिया कॉमन, फैक्टर करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। x माइनस 4, तो यहां वैल्यू आ गई x माइनस 2 और x माइनस 4। तो x की वैल्यू बनी 2 या फिर 4। ये x की वैल्यू आई। अगर x की वैल्यू यहां पर 2 आती है, इसमें रखिए, x की अगर 2 आती है तो y क्या होगा? यहां पे रख लो चाहे, तो y हो या 4, है ना। और x अगर आती है 4 तो y कितना होगा? 2। और z आपने निकाली दी थी 0, z तो 0 आएगा ही पक्का। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये आंसर आ गया। और ये वैल्यू रखेंगे तो मैचअप भी हो रहा है। 2 4 किसी को रख दीजिए 6 मिल जाएगा, 2 4 किसी को रख दीजिए 8 आ जाएगा। तो ये एक्स वाई की वैल्यूज हो सकती हैं। ये एक आंसर बना, ये z तो 0 लगा ही दीजिए यहाँ पर, और एक आंसर ये बना z बराबर 0। इस तरह के निकाल सकते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। आप ये मान के ही चलें कि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है इस एक्सरसाइज का, 1 नंबर वाला सवाल। ठीक, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब उसमें 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए कुछ लिखा हुआ है। इस एक्सरसाइज को थोड़ा कर लेते हैं हम लोग, जिससे अगली बार इसके आगे बढ़ सकें। ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए जरा, बोल रहा है, ऐसे लिखा है इसने, MCQ नज़र आता है, AIJ M/n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सरल है। अगर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना है तो क्या होना चाहिए?
m इक्वल टू n होना चाहिए, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। खत्म हो गई बात। बाकी उसके बाद 9th है, सिंपली वैसे ही है। और 10th वाला देखते हैं एक बार। लिखा था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3। इस 3×3 की जितनी विथ ईच एंट्री जो एलिमेंट होगा वो 0 1 होगा। 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है जिसमें केवल हमको यूज करना है 0 और 1। ठीक है, तो 3×3 में कितने एलिमेंट होते हैं? 9। ये तो पता है ना, 1 2 ये प्लेसेस हो गए ना, A1 1, A1 2, A1 3, A2 1, A3 1, और ये क्या बना? A सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमें 9 चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे पास इतनी प्लेसेस हैं जो फिल करनी है, और फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं? 2। तो 0 और 1 में से कुछ चूज करेंगे। तो 0 और 1 में से चूज करने के कितने तरीके? फिर से एक बार बोल रहा हूं मैं, आप समझिए। इस A11 को फिल करने के कितने तरीके? 2, 0 या 1। इस वाले को फिल करने के कितने तरीके? 2। इसको फिल करने के आप समझ चुके हैं। सब की कहानी क्या हो गई? 2 2 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने बार? 9 बार। तो 9 बार मैं नहीं लिख रहा हूं, 2 की पावर 9 आ जाएगा इसका आंसर। कैसा है, समझ में आया? क्या आंसर है पीछे? तो 2 की पावर 9 कितना होता है? 501। 512 इज द आंसर। कैसे आए समझ लीजिए, यही इसमें घुमाव होता है ना। तो आप समझ गए कैसे इसको बैठाना है। तो पहली एक्सरसाइज जो आपकी है 3.1 मैट्रिक्स की, मैट्रिसेस की, उसमें बोर्ड में 1 नंबर का सवाल ऐसा ही आता है। तो अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो नंबर की शुरुआत हो गई, 1 नंबर आपको मिल गए। ऐसे ही नंबर बटोरते चलेंगे साल भर, अपने कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, बाकी इसके आगे की कहानी नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे।